यस, इंडिया में ऐसी मेंटालिटी है लोगों की। वाई पीपल से केमिकल यूज नहीं करना चाहिए? यानी जिसको स्किन की बीमारी है, आजकल जो पैकेट फूड मिलते हैं, यस, एक्ने स्कार्स के कई सारे ट्रीटमेंट है, जैसे हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द आर्यन साबत पॉडकास्ट। आज हमारे पास जो गेस्ट आए हैं who is none other than Dr. Komal Jani ji, and she has done specialization in cosmetic dermatology and trichology. उन्होंने जो स्पेशलाइजेशन है उन्होंने ग्रीस और यूके बेस्ड इंस्टीट्यूशन से किया है। She has 16 years of experience, 16 years of experience in treating skins and having skin care routines advice करना। उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ट्रीट किया जो हैप्पी क्लाइंट्स है, एंड शी हैज नॉट जस्ट डन दिस बट उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज एंड सिंगर्स को भी एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्ट किया है और उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किए हैं। सो आज हम लोग कई सारे टॉपिक्स पे डाइव करने वाले हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो स्किन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, अबाउट मिसकंसेप्शंस, टॉपिक्स एंड कई सारे डाउट्स जो आपके मन में भी हो सकते हैं। तो पूरे एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनिएगा because this has been one of my favorite episodes. So let us start the podcast. Okay, ma'am. So first things first, what is exactly dermatology and skin care as in whole, और हमारे overall lifestyle में कैसे impact करता है? Because there's so many people, because it is a trending topic now. So exactly dermatology होता क्या है and skin care as in whole क्या होता है? dermatology is a specialization about derm. Derm means it is called skin. Okay. So पहले dermatology क्या होता था? त्वचा रोग और केश रोग, यानी जिसको स्किन की बीमारी है, जिसको केस की बीमारी है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते थे। लेकिन अभी इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लोगों को ऑब्वियसली अपने स्किन की हेल्थ सुधारनी है, इसके वजह से मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी यानी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी अभी फ़िलहाल काफ़ी ही ज़्यादा फॉर्म में है। उसमें क्या है कि इट्स नॉट ओनली फॉर स्किन डिसीज़ या हेयर डिसीज़ के लिए, तो अपने स्किन की हेल्थ कैसे सुधारें। Okay. और स्किन की हेल्थ सुधारना यानी प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, और उसके बाद में सुंदरता कैसे बढ़ाए, क्योंकि सबको अच्छा दिखना है। यू नो, Yes. इट ब्रिंग्स अस कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स अस दैट मोटिवेशन टू वर्क, Yes. and motivation to work brings us success. So it is all related. So skin is very emotional topic जिसमें हमको सीरियसली लेना चाहिए, और इट्स अ पार्ट ऑफ हेल्थ ऑल्सो। Yes. जैसे हम बाकी सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, घर की हमेशा सफाई करते हैं, उसको कार का हमेशा सर्विसिंग करते हैं, कार को हमेशा वॉश करते हैं, वैसे अपने बॉडी की स्किन है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए सही प्रोडक्ट चूज़ करना, सही प्रोडक्ट सही तरीके से यूज़ करना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट मैम, सो एक हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया, बट पर्सनली आपको क्या इंस्पिरेशन मिला जिससे आपने डर्मेटोलॉजी एज अ करियर एंड डर्मेटोलॉजी कॉस्मेटिक्स में आपने आपका करियर जो है आपने चूज़ किया? डॉक्टर तो बनना ही था, लेकिन Okay. लेट स्कूल में जब मुझे खुद को बहुत सारे पिंपल्स आ रहे थे मेरे फेस पे, Okay. और स्टडीज़ का प्रेशर भी था, और ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत रोल प्ले करता है अपने स्किन हेल्थ में, स्पेशली एक्ने में, तो उसके वजह से भी पिंपल्स आ रहे थे। Okay. रात को जाके पढ़ाई करती थी, उसके वजह से भी और पिंपल आ रहे थे। तो लेट स्कूल लाइक 9-10 स्टैंडर्ड और बाद में अर्ली कॉलेज डेज़ में काफ़ी पिंपल से भरा हुआ रहता था फेस, और कहीं पे पेयर प्रेशर होता था। आजकल के छोटे बच्चे भी कभी कभी हाँ। कोई स्कूल जाना छोड़ देता है, या लोग चिढ़ाएंगे, मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाएंगे, तो हाँ। ऐसे इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं आगे जाके डॉक्टर बनूंगी तो स्पेशलाइजेशन कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में ज़रूर करूंगी, जिससे Okay. मैं मेनली टीनेज इश्यूज़ है, जैसे मेनली एक्ने है, ओवर ड्राइनेस है, या सेंसिटिव स्किन है, इसको ट्रीट कर सकूं। ओके, सो आपका एक पर्सनल कनेक्शन, आपका एक Yes, स्टोरी है जो yes, आपको इंस्पायर yes. किया एक डर्मेटोलॉजी Yeah. करियर को
चूज़ करने Accept में। करने के लिए। सो नाउ डेज मैम एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कहूँ या तो फिर एक थॉट कहूँ एक इंडियन सोसाइटी एज इन होल का कि स्किन केयर और डर्मेटोलॉजी एज इन होल इज़ अ लग्जरी नंबर वन और इज़ फॉर वुमेन। सो आपका इस पे क्या थॉट्स है? इज़ इट अ लग्जरी और इज़ इट फॉर वुमेन? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सी यस, इंडिया में ऐसी मेंटालिटी है लोगों की कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो बस सुंदर बनने के लिए जा रहे हाँ। हैं। ऐसा नहीं होता है। एक हेल्थ केयर का पार्ट है स्किन केयर। तो Okay. बेसिक 4 प्रोडक्ट हमें कौन से यूज़ करने चाहिए वो भी जानने के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। ओके। जिसमें हमें कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। हम कोई भी सुपरमार्केट जाते हैं जिस पे ऑफ़र है, जिसका पैकेजिंग अच्छा है, वो फेस वॉश हम उठा लेते हैं, तो वो गलत बात है। हमारी स्किन की टाइप अलग है, हर एक की स्किन की टाइप अलग होती है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहा है तो आपको एक एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए जो आपको गाइड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। चाहे वो 4 प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, लाइक फेस हाँ। वॉश, एक डे क्रीम जो मॉइस्चराइज़र के साथ, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाइट क्रीम भी। चाहे आप छोटे लाइक 10 साल के बच्चों से लेके एडल्ट तक सबको ये 4 प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए ओके। जो केमिकल फ्री हो, नेचुरल हो, ज़्यादा उसमें कोई हार्म ना हो लॉन्ग टर्म यूज़ करने से, ओके। और आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो ये लग्जरी नहीं है, ये स्किन केयर है। ओके। सो आपने हम जैसे कहा कि प्रोडक्ट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं राइट कि आज के डेट पे जो अच्छा पैकेजिंग रहा एंड ब्रांड्स पैकेजिंग में बहुत अच्छा है। सो उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं स्किन को, एंड कहीं ना कहीं इतना अवेयरनेस नहीं है उस जो इंग्रेडिएंट्स हमारे फेस के लिए सही है और गलत है। उस कहीं ना कहीं एक लूप होल में लोग कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स लगाते हैं स्किन के ऊपर, वो भी डेली कई सालों से, जो उनको नहीं लगाना चाहिए। सो आपका इसमें क्या राय है और आप हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो अगर वो लगा रहे इट कैन बी डेंजरस फॉर देम? सी, पहली बात तो फेस वॉश में कभी कभी कई सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे वो माइल्ड होने चाहिए, उनका परसेंटेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मे बी 1-2 बार फेस वॉश करके अच्छा लगने लगे, यस। लेकिन अगर वो रोज़ यूज़ करेंगे तो वह कहीं पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे स्किन पे। ओके। जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्ने है तो फर्स्ट फ्यू वॉश आपको अच्छा लगेगा, एक्ने कम होंगे, लेकिन वो रोज़ 3-4 बार फेस वॉश कर रहे हैं वो फेस वॉश से, तो आपकी स्किन ओवर ड्राई हो सकती है, ओके। स्किन बैरियर ख़राब हो सकता है। तो हमें कैसे कॉम्बिनेशन में देना है वो भी ज़रूरी है। जैसे स्टेरॉयड क्रीम्स बेटनोवेट करके क्रीम आती है, या कोई भी वैसे स्टेरॉइड्स, ओके। वो कोई भी कहीं से भी उठा के लगा लेता है मेडिकल स्टोर में पूछ के, हाँ। तो वो गलत बात है। उससे एक्ने, पिंपल या पिगमेंटेशन भी टेम्पररीली फेड होता है, तो लोगों ओके। को अच्छा लगता है, लेकिन वो रोज़ अगर यूज़ करते रहे तो स्किन पतली होती है, स्किन सेंसिटिव होती है, ओके। आगे जाके स्किन के और कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइक मेलास्मा, पिगमेंटेशन, या और स्किन के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है जो कंट्रोल में नहीं ला सकते, वो भी हो सकते हैं। तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमेशा राइट गाइडेंस लेना चाहिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से, ओके। और बाद में वही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। एंड इज़ इट ट्रू मैम कि जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मैंने कई बार सुना है, मैंने आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज़ कई सारे साइट्स पे कि वो कहते हैं कि सनस्क्रीन यूज़ करने से, सर्टेन टाइप ऑफ सनस्क्रीन यूज़ करने से, कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने से स्किन कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इज़ इट ट्रू? व्हाट्स द ट्रूथ बिहाइंड इट? एंड आई सीन जब आप कंसल्ट भी करते हैं कई सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स में, जो बहुत सारे कंट्रीज़ में बैंड है लेकिन वो इंडिया में अभी भी अलाउड है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी, काफ़ी सनस्क्रीन अभी भी है इंडिया में अवेलेबल जिसमें ऑक्सीबेंजोन और उसके डेरिवेटिव्स हैं, जो ओके। केमिकल सनस्क्रीन कहते हैं। ओके। सनस्क्रीन हमेशा हमको ये तो सजेशन मिलता है कि ऐसे 2 फिंगर लगाना चाहिए, हाँ। पूरे फेस, नेक और ईयर्स को कवर करना चाहिए, और रिपीटेडली लगाना चाहिए, जैसे 2-3 घंटे में एक बार सनस्क्रीन तो लगाना चाहिए। तो अगर हम ये रिपीटेड एप्लीकेशन लगा रहे हैं और वो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट है जो माइल्ड कार्सिनोजन है, तो आगे जाके तकलीफ़ हो सकती है। ओके। सबको नहीं होती, जिसकी स्किन की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जिसका ओवरऑल स्किन का बैरियर अच्छा नहीं है, स्किन हेल्थ अच्छा नहीं है, ओके। उनको हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट हमें अवॉइड करने चाहिए। आई पर्सनली ऑलवेज चूज़ फॉर
all my clients mineral sunscreen. Which is also physical sunscreen, right? Yes, mineral sunscreen, physical sunscreen. इट इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल सनस्क्रीन, जैसे ऑक्सीबेंजोन उसमें नहीं होता है, अवोबेंजोन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जो Alright. केमिकल सनस्क्रीन है. तो ये काफ़ी सेफ है. Okay. जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये फिजिकल बैरियर्स है जो अपने स्किन पे एक लेयर बनाते हैं और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं. तो उससे यूवीए यूवीबी रेज से प्रोटेक्शन होता है, जैसे ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे हम हर घर में आजकल गैजेट्स है, Yes. टीवी है, लैपटॉप है, फ़ोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करती है, ब्लू रेज जिसको सिंपल भाषा में बोल कहते हैं. सकते हैं, उससे भी स्किन खराब होती है. Okay. तो ये सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन या मिनरल सनस्क्रीन, उनसे भी हमें प्रोटेक्शन देता है. All right. So आपने क्या बोला मैम, जो वो ingredient का नाम which is ऑक्सीबेंजोन. oxybenzone. So all the viewers, whenever you apply any sunscreen, please check about this ingredient. अगर ये present है, it can be harmful for them, right? Yes. All right. Thank you very much. For the next question, ma'am, ये एक बहुत बड़ा misconception है, नहीं है, आप बताइए, because this is something I've seen so many times that घर पे आप मुल्तानी मिट्टी लो, एलोवेरा जेल लो, ऐसे नेचुरल किचन रेमेडीज यूज़ करो, एंड यूल हैव अ ग्लोइंग स्किन एंड अ बेटर स्किन, लेमन एंड समथिंग लाइक दैट. इसके पीछे का क्या साइंस है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सी मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल, ये सब अभी नहीं आया है, सालों से बरसों से आया है. और मैं जब छोटी थी तभी मेरी Okay. खुद माँ भी बताती थी कि मुल्तानी मिट्टी लगा फेस पे. अगर वो इंग्रेडिएंट प्योर है, मुल्तानी मिट्टी एक सही सोर्स से आप उठा के लेके आए हो, उसकी प्योरिटी पे मैटर करती है. अगर Okay. वो सच में प्योर मुल्तानी मिट्टी है तो उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं. उसके रिज़ल्ट किस पे अच्छे हैं? एक्ने प्रोन स्किन, ओवर प्रोडक्टिव ऑयली स्किन होता है जिसमें ऑयल का ओवर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, या Okay. कॉमेडोनिक ज़्यादा रहते हैं, वो प्यूरिफाइंग का काम करता है. एट द सेम टाइम कूलिंग एंड कामिंग इफेक्ट देता है स्किन को. ओके. तो जिसके स्किन पे कोई रेड बम्प आया है, मुल्तानी मिट्टी से थोड़ा कूलिंग एंड कामिंग इफेक्ट होता है. सो इट इज़ गुड, बट सोर्स उसका वेरीफाई करना है. कमिंग बैक टू एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल में भी कई प्रकार के एलोवेरा प्लांट्स होते हैं. यस. सारे एलोवेरा प्लांट मेडिसिनल नहीं होते. ओके. तो एलो बारबेडॉन्स करके एक एलोवेरा प्लांट होता है, वो मेडिसिनल होता है, और उसका फ्रेश जेल अगर आप लगाओ ओके. तो वो काम का रहता है. मोस्ट ऑफ द एलोवेरा जेल जो डब्बे में हम उठा के लेके आते हैं दुकान से, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. कुछ जेल में ग्रीन कलर डाला जाता है उसको ग्रीन फ्रेश कलर देने के लिए. ओके. तो वो भी केमिकल्स हम लगा रहे हैं ना एलोवेरा जेल के साथ साथ. तो व्हिच इज हार्मफुल अगेन. यस, विच इज़ अगेन हार्मफुल. तो वो हमें देखना चाहिए कि हम एलोवेरा जेल के नाम पे लगा क्या रहे हैं. तो अगर फ्रेश एलोवेरा प्लांट आपके घर पे है, जो सही एलोबार्बिडॉन्स प्लांट हो, उसका फ्रेश जेल लगा रहे हैं, तो वो काम करेगा. कितने ऐसे भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको एलोवेरा से एलर्जी है. सो इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन. ओके. आपने जैसे नेक्स्ट बात किया कि लेमन या आटा घर पे, बेसन, हनी, हल्दी, ये सब का पैक दही डाल के, यस, बॉडी स्क्रबिंग के लिए अगर हम आटा में थोड़ा हल्दी, हनी, कर्ड, ये सब डाल के अगर स्क्रब कर रहे हैं तो डेड स्किन एक्सफोलिएट होने में हेल्प करती है. कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, उसके वजह से थोड़ा सा ब्लीचिंग इफेक्ट आता है स्किन में. तो जो टैन है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, लेकिन इसको ज़्यादा रगड़ने से हार्मफुल हो सकता है. कभी कभी कुछ आटा मिक्सर में ही पीसते हैं, दाल को फ्रेश ग्राइंड करते हैं, और दरदरा जब पीसते हैं तो उसके नोकीले दाने भी होते हैं, और उसको जोर जोर से स्क्रब करने से स्किन में पोर्स हो सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है. जैसे स्किन के फर्स्ट फ्यू लेयर्स है वो डैमेज होंगे तो ऑब्वियसली वो सेंसिटिव होगी स्किन. तो हम क्या किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ऑलराइट. सो मैम, ये था अबाउट द होम रेमेडीज़. नाउ व्हाट अबाउट द स्क्रब्स? जैसे आप लोग बात कर रहे थे अबाउट स्किन, बहुत से लोग हार्श स्क्रब्स यूज़ करते हैं एंड दे टेक इट आउट ऑफ सम जनरल स्टोर, और स्क्रब्स यूज़ करते हैं नॉट जस्ट ऑन फेस बट ओवरऑल वाइल बेदिंग. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाउ कैन इट बी हार्मफुल टू आवर स्किन? सी, स्क्रब हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि वॉलनट स्क्रब जैसे रहते हैं,
अगर वो ज़्यादा दाने लग रहे हैं, हम जब हाथ से टच करते हैं, वो ज़्यादा हार्श है तो वो यूज़ ना करें। ओके। वो फेस पे तो बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि फेस की स्किन थोड़ी पतली होती है अपने बॉडी से, बराबर। तो वो पतली होने के कारण उसमें हम डैमेज कर सकते हैं फर्स्ट फ्यू लेयर्स को। ओके। जैसे एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन है, जिसके अगेन 5 लेयर होते हैं। स्ट्रैटम कॉर्नियम रहता है, स्ट्रैटम ल्यूसिडम रहता है, बाद में ग्रैन्युलोजम रहता है, स्पाइनोजम रहता है, स्ट्रैटम बेसिल रहता है। ये 5 लेयर है जो हम हाथ में पकड़ सकते हैं, वो दिखती है हमें। ओके। तो हम जब स्क्रब करते हैं तो फर्स्ट 2-3 लेयर्स को डैमेज कर सकते हैं अगर वो स्क्रब काफ़ी हार्श हो तो जैसे अपने घर पे रोटी का आटा रहता है बारीक, जी। उसके कंसिस्टेंसी जैसा, वो सूखे आटे के कंसिस्टेंसी जैसा कोई स्क्रब है तो उसको हम डेड स्किन, जैसे फर्स्ट स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर जो बोलते हैं, ओके। उसको डेड स्किन को एक्सफोलिएट करने में यूज़ कर सकते हैं। एंड आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक इंसान की ये हार्मफुल है मेरे लिए और ये हार्मफुल नहीं है? आइडेंटिफाई लाइक कितने लोगों को कई चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, वो तो कभी वो चीज़ यूज़ करने के बाद ही पता चलती है। कितने लोगों को कर्ड से एलर्जी होती है, कर्ड लगाने के बाद रैश आ जाते हैं, यानी उनको लैक्टिक एसिड से एलर्जी है। ओके। कितने लोगों को हल्दी से एलर्जी होती है, जी। तो वो हल्दी प्योर नहीं होगी, एक दो चांसेस है। दूसरा ये एक चांसेस है कि उन्होंने वो सही तरीके से या ज़्यादा हल्दी यूज़ किया है, ये दूसरा चांस है। तो कोई भी आप होम रेमेडी भी यूज़ करो तो वो मॉडरेशन में स्टार्ट करो। हमेशा थोड़े एरिया पे पैच टेस्ट करो, चेक करो कि इससे कुछ एलर्जी हो रही है कि नहीं। अगर आपको कुछ एलर्जी नहीं हो रही है तो वो आगे जाके आप पूरे बॉडी पे यूज़ कर सकते एंड हैं। मैम, जस्ट फॉर व्यूअर्स, क्या बता सकते हैं कि पैच टेस्ट क्या होता है? जो लोग न्यू है इससे, पैच टेस्ट क्या होता है? पैच टेस्ट ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आपको यूज़ करना है, जी। आपके बॉडी के लिए हो या फेस के लिए हो, तो वो प्रोडक्ट हमेशा स्किन के एक छोटे पार्ट में यूज़ करो। जैसे अगर फेस प्रोडक्ट है तो आई ऑलवेज़ रेकमेंड कान के पीछे की जो स्किन होती है वो जी। अपने फेस जितनी ही पतली होती है, ओके। तो वहाँ पे यूज़ करके देखे, वहाँ पे कोई एलर्जी, रेडनेस, बम्स ऐसा आ रहा है ओके। तो वो प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप वो पूरे फेस पे यूज़ यूज़ कर कर सकते सकते हैं। हैं। एट द सेम टाइम बॉडी की स्किन है तो आपको हाथ पे लगा के यूज़ कीजिए। तो हाथ पे लगाने से आपको पता चलता है कि उससे कोई एलर्जी है कि नहीं। तो इस हिसाब से आप पहले पैच टेस्ट करके बाद में वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई सारे प्रोडक्ट, उसमें भी एक गिमिक है कि कई सारे प्रोडक्ट पैच टेस्ट में उतना, अगर आप कुछ भी उठा के लाओगे मार्केट से हाँ। और पैच टेस्ट में आपको वो सही लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, ओके। लेकिन अगर आप रोज़ यूज़ करेंगे उसको तो थोड़ा ओवर ड्राइनेस या कुछ रैशेस आ सकते हैं, और अगर ऐसी स्किन रिएक्ट करती है तो हमें उसको स्टॉप करना तो चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमें हार्मफुल हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स। यस, कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म में भी हार्मफुल हो सकते हैं। ओके मैम, सो दिस वाज अबाउट पैच टेस्ट एंड ऑल, बट और एक मिसकंसेप्शन है कि पिंपल्स को पॉप करना। हम्म, सो बहुत सारे, मैं देखता हूँ मेरे एज के बहुत सारे टीन एजर्स एंड नॉट जस्ट टीन एजर्स, इवन इन देयर अर्ली 20s में दे टेंड टू पॉप द पिंपल्स। क्या ये करना चाहिए? सी पिंपल पहली बात तो आते क्यों है, जैसे हमारे प्यूबर्टी आती है, हम सब जी। बच्चे थे, या हम बड़े हुए हैं, क्योंकि एक हार्मोन सिक्रीट होते हैं एक एज के बाद। तो वो हार्मोन सिक्रीट होने के बाद हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ लोगों के ऑयल ग्लैंड सुपर एक्टिव रहते हैं तो ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, उनका स्किन ऑयली होता है। उसमें अगर उन्होंने सही स्किन केयर को फॉलो नहीं किया है तो एक्ने आते हैं। एक्ने जब दिखते हैं, लाल कलर का वो दिखता है, थोड़ा दुखता भी है, नोकीला ऐसे लगता है, हाँ। चुभता है, तो टेंडेंसी होती है कि उसको कुछ करो, तो वो पॉप करते हैं। पॉप करने से क्या होता है, अभी ये एक्ने कैसे बनता है, एक ऐसे सिबम है, सिबम ग्लैंड, और उस पे डक्ट है जो स्किन के ऊपर खुलता है। जो ओके। छोटे छोटे पोर होते हैं वो उसके ओपनिंग है, और अंदर उसके एक सिबेशियस ग्लैंड है जो Okay. ऑयल को बनाती है, और वो ऊपर पोर से ऑयल को अपने स्किन पे एक लेयर देती है। एक्चुअली सिबम बहुत ज़रूरी है अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। अपने स्किन को एक लश्यर देने के लिए भी, प्रोटेक्शन देने के लिए भी। और लेकिन उसका अगर ओवर प्रोडक्शन होता है तो वो सिबम ग्लैंड ऐसे फूल जाती है,
ओके और उसके अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी होता है तो भी वो फूल जाती है, रेड इन्फ्लेमेशन आता है स्किन के ऊपर। ओके तो स्किन के ऊपर वो रेड इन्फ्लेमेशन आता है तो हमें ऊपर से ऐसे लगता है कि उसको तोड़ो और पस को बाहर निकालो। ओके तो जब हम दबाते हैं तब अंदर की ग्लैंड भी बर्स्ट होती है जो स्किन के अंदर है। ओके तो वो ग्लैंड जब बर्स्ट होती है तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज है वो तो फैलेंगे ही ना। तो वो रिजल्टिंग इन मोर पिंपल्स। यस, तो वो बैक्टीरिया जब सराउंडिंग स्किन में फैलते हैं तो सराउंडिंग डक्ट को भी इन्फ्लेम करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं ओके और इसके वजह से वो सराउंडिंग स्किन में ज़्यादा पिंपल्स आते हैं। एंड जब वो पिंपल को पॉप करते हैं उसका जो पिगमेंट, जो एक पिगमेंटेशन हम लोग कह सकते हैं, तो जो स्कार रह जाता है हाँ, उसका क्या रीज़न है देन? एक्ने स्कार दो टाइप के होते हैं। एक जो एक्ने स्कार है जो ब्राउन पैच रहना, हाँ यानी पिंपल जाने के बाद सिर्फ एक डार्क ब्राउन रह कलर का जाना। रहना जो टाइम के साथ फेड होता है। जैसे आप डेली फेस वॉश, डेली सीरम, सनस्क्रीन लगाते हो, वो टाइम के साथ फेड होता फेड है। होता है। दूसरा एक्ने स्कार है खड्डा, जैसे एक्ने पिट होना। हाँ अगर वो पिंपल काफ़ी बड़ा था और वो पॉप किया गया है या किसी इंजुरी के वजह से फूट गया है, जैसे हम सोते हैं या फेस वॉश करते हैं, अंगूठी लग गई, नाखून लग गया, वो फूट गया, तो अंदर डीप इंजुरी होती है। उससे क्या होता है, स्किन के अंदर जो कोलेजन रहता है जो स्किन को टाइट कर रखता है, वो कोलेजन भी डिस्टर्ब हो जाता है ओके। और उसके वजह से वहाँ पे वो खड्डा बनता है। एंड वहाँ पे और स्किन नहीं आ पाता है, उसकी स्किन कवर अप नहीं कर पाता। और स्किन तो आ जाती है ऊपर वाली, लेकिन अंदर का कोलेजन रीबिल्ड नहीं हो पाता। ओके इसके वजह से वो स्किन आती है लेकिन खड्डे के साथ आती है ओके और वो थोड़ा एक डिप्रेशन रहता है तो वो डिप्रेस खड्डा दिखता है। तो ऐसे दिखता है। काफ़ी सारे पिंपल्स के साथ हो गया तो अपने लोगों का देखा देखा होगा, रहेगा डेफिनेटली। काफ़ी खड्डे रहते हैं फेस पे। इज इट ट्रीटेबल? उसे ट्रीट किया जा सकता है कोई भी वे में? वो जो डिप्रेस हुआ है वापस सरफेस पे लेके आया जा सकता है? यस, एक्ने स्कार्स के कई सारे ट्रीटमेंट है। जैसे हम केमिकल पील ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें मोस्टली हम फ्रूट पील यूज़ करते हैं, ओके विटामिन ए डेरिवेटिव रेटिनॉल पील यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि हम कोलेजन रीमॉडलिंग कर सकते हैं ओके और धीरे धीरे मिनिमाइज होता है। जैसे वो एक्ने स्कार बनने में भी टाइम गया है तो वो एक्ने स्कार रिफिल होने में भी टाइम लगता है। तो कम से कम 6 to 7 मंथ्स के ट्रीटमेंट से एक्ने स्कार जाते हैं। जाता है। ऑल राइट, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम देखा है, बिकॉज सम ऑफ देम से इट्स नॉट ट्रीटेबल, बट डेफिनेटली इसका भी कई सारे Yes, ऑप्शंस yes. अवेलेबल है, राइट? वो है माइक्रो नीडलिंग, आरएफ भी है, ओके उससे भी ट्रीट होता है। CO2 कार्बन लेज़र है, उससे भी ट्रीट होता है। तो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू अ पेशेंट्स कंफर्ट हम वो ट्रीटमेंट को चूज़ करते हैं। ओके। तो हम लोग जैसे बात कर ही रहे थे अभी इससे पहले, केमिकल सनस्क्रीन एंड फिजिकल सनस्क्रीन, अगेन अ डिबेटेबल टॉपिक। डिफरेंस क्या है दोनों में, और कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए एंड क्यों यूज़ करना चाहिए हमें? देखो, पहली बात तो सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, हाँ क्योंकि ओजोन लेयर है जो अपने पृथ्वी के ऊपर है वो दिन ब दिन पतला होता जाता है। कई सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि सनस्क्रीन क्यों यूज़ करना है, पहले के ज़माने में थोड़ी सनस्क्रीन था। हाँ यस। लेकिन पहले के ज़माने में जो औरतें होती है वो घूंघट लेके चलती थी, तो एक कपड़े से अपने चेहरे को ढकते थे, पूरे ढके हुए कपड़े पहनते थे। जो मेंस है वो पगड़ी बांधते थे। तो कहीं ना कहीं पे जो डायरेक्टली सन जब अपने सिर के ऊपर रहता है वो डायरेक्ट रेज फेस पे नहीं आते थे, ओके। तभी ओजोन लेयर भी अच्छा था, नो पोल्यूशन। पोल्यूशन नहीं था, सब जगह झाड़ थे, ग्रीनरी थी। तो कहीं पे तो वो यूवीए यूवीबी रेज फिल्टर होके ही ज़मीन पे आते ज़मीन पे थे। आता था, यस। तो इसके वजह से सनस्क्रीन की इतनी ज़रूरत नहीं थी और तभी लोगों की स्किन इम्यूनिटी भी अच्छी थी। लोग अच्छा खाना खाते थे, ऑर्गेनिक खाना खाते थे, खुद खेतों में ग्रो करके खाते थे, फ्रेश खाना खाते थे, तो उतने उनके नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी भी लेते होते थे। थे। लेकिन अभी का क्या है, अभी तो मोस्टली पीपल आर हैविंग पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। यस। ठीक है। और सनस्क्रीन क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ओजोन लेयर भी पतला हो रहा है तो UVA UVB रेज डायरेक्ट अपने अर्थ पे आ रहे हैं, तो Yes. उससे स्किन बर्न के चांसेस है, स्किन सेंसिटिव होने के चांसेस है। ओके। तो सनस्क्रीन तो यूज़ करना है। अभी कमिंग बैक टू फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अगर हमें रिपीटेड एप्लीकेशन करना है, मोस्टली इन समर सीजन तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें अगर हम सनस्क्रीन मिनरल सनस्क्रीन चूज़ करेंगे जिसको फिजिकल सनस्क्रीन बोलते हैं, तो वो बेटर रहेगा क्योंकि वो स्वेट रेजिस्टेंट भी होता है।
यस वो वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। तो मुंबई जैसे शहर में अगर आप केमिकल मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन, मुझे विजिबल नहीं होना चाहिए सनस्क्रीन फेस पे, ऐसा सनस्क्रीन अगर आप लगाओगे कि वो तुरंत एब्जॉर्ब हो, अगर वो केमिकल सनस्क्रीन है और अगर आप स्वेट करोगे तो सनस्क्रीन का असर 15 मिनट में चला 15-20 मिनट में जाएगा। वो चला जाएगा कम्प्लीटली। और अगर आप धूप में 15 मिनट से ज़्यादा हो तो फिर आपकी स्किन सन से टैन हो सकती है, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सनबर्न भी हो सकता है। ओके तो फिजिकल सनस्क्रीन इज़ अ गुड चॉइस जो लेंदी प्रोटेक्शन देता है, काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्शन देता है, ओके और स्वेट रेजिस्टेंट भी होता है। एंड इवन वाटर रेजिस्टेंट भी रहते कई सारे हाँ, वाटर सनस्क्रीन्स, राइट? रेजिस्टेंट, अगर आप कुछ पानी मार रहे हो फेस पे तो भी वो सनस्क्रीन जाता नहीं है, तो वो स्किन को चिपका रहता है। आप जब भी फेस वॉश करते हो तभी वो सनस्क्रीन जाता है। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। एंड जब हम सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं, मैंने कई सारे सनस्क्रीन जैसे देखे हैं, लोग अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड पैकेजिंग, बट अप्लाई करते हैं एंड उसका कुछ एक्चुअल रिजल्ट आता ही नहीं, रादर उनका स्किन को इफेक्ट करता है। कई सारे ऐसे Yes. ब्रांडेड भी, नॉट टेक द नेम्स, बट कई सारे ऐसे ब्रांडेड रहते हैं जो सनस्क्रीन कहते हैं लेकिन वो एक्चुअल सन का कुछ यूज़ नहीं रहता है, वेराज जो डॉक्टर रिकमेंडेड रहते हैं इट इज़ मेनली मिनरल और फिजिकल। बट इंग्रेडिएंट वाइज डिफरेंस क्या रहता है एंड वाई पीपल से केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए? बिकॉज कहीं ना कहीं फिजिकल सनस्क्रीन भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुआ है एंड कहीं ना कहीं उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। सो वाई इज इट कॉल्ड मिनरल सनस्क्रीन एंड वाई इज दैट कॉल्ड केमिकल सनस्क्रीन? सी, केमिकल सनस्क्रीन जब हम लगाते हैं तो वो स्किन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक Okay. है, स्किन के लेयर्स में एब्जॉर्ब होता है। तो केमिकल सनस्क्रीन जैसे ऑक्सीबेंजोन उसमें इंग्रेडिएंट है, तो वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में अपने एंडोक्राइन सिस्टम यानी अपने हार्मोन्स में भी इंटरफेरेंस कर सकता है। Okay, which is again dangerous, very dangerous. Yes. तो इस तरीके से वो यूवीए यूवीबी फिल्टर रेस को फिल्टर करता है। लेकिन फिजिकल सनस्क्रीन क्या है, वो अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसका एक लेयर बना रहता है फेस पे, जहाँ पे भी हम लगाएंगे बॉडी पे वहाँ पे। जैसे आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज़ में पहले क्रिकेटर्स खेलने जाते थे, Yes. तभी एक जिंक ऑक्साइड का एक लेयर लगाते थे वाइट कलर का पूरा Yes, फेस पे। yes. वो जिंक ऑक्साइड वो नैपी क्रीम में भी पाया जाता है। Okay. जिंक ऑक्साइड तो नैपी जैसे छोटे बच्चों को भी ये वो एरिया में लगाते हैं फॉर अ प्रोटेक्शन, ताकि गीलापन से उनको स्किन रैश ना हो। Okay. बराबर है। तो ये जिंक ऑक्साइड बहुत ही सेफ है, जो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो एक स्किन पे लेयर बना रखता है। अभी पहले उसका वाइट कास्ट होता था, जैसे जो क्रिकेटर्स लगाते थे वाइट कास्ट, दिखता था completely. हाँ, लेकिन अभी काफ़ी सारे ऐसे सनस्क्रीन हैं जिसमें जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिसका वाइट कास्ट नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और ऊपर से प्रोटेक्शन भी अच्छा देता है। ऊपर से वो केमिकल सनस्क्रीन नहीं है, तो उस लॉन्ग टर्म यूज़ करने से वो हार्मफुल भी नहीं है। ओके। एंड मैम जब सनस्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, अ गुड सनस्क्रीन कौन से एज से मैं, बिकॉज आई हैव सीन पेरेंट्स जो थोड़े वेल अवेयर है, वो लोग एक 2 इयर्स के चाइल्ड को भी 2-3 इयर्स के चाइल्ड को भी लगाता है। एंड कौन से एज से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से एज तक इट्स गुड, लाइक सनस्क्रीन इज इट गुड फॉर ऑल एज ग्रुप्स? ज़ीरो केमिकल सनस्क्रीन आप 6 महीने के बच्चे को भी लगा सकते हो। ओके, कितने सारे पेरेंट्स हैं 6 महीने के बच्चे को स्विमिंग क्लास में लेके जाते हैं लेके ना? जाता है, यस। तो वो स्विमिंग क्लास में आप ज़ीरो केमिकल सनस्क्रीन है वो लगा सकते हैं। उसमें 25% जिंक ऑक्साइड रहता है मेनली, ओके वो सेम इंग्रेडिएंट है जो नैपी क्रीम में भी होता है। ओके तो वो सनस्क्रीन लगा के, जैसे कई सारे सनस्क्रीन के ब्रांड है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जो 6 मंथ्स अबाउ हम लगा सकते हैं, ओके, तो वो काफ़ी सेफ होता है। और वो सनस्क्रीन बड़े भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि Issue बड़े नहीं नहीं है। लगा सकते। केमिकल फ्री है कम्प्लीटली हाँ, वो। ये वो केमिकल natural. फ्री है। All right. Now coming to our again a debatable topic की एंटी एजिंग क्रीम्स। क्या आपका ऐसे डिमांड्स आते हैं एंटी एजिंग क्रीम चाहिए, एंड वो एक्चुअल में वर्क करते कि, और इट्स जस्ट मार्केटिंग की एंटी एजिंग वुड वर्क? व्हाट इज एग्जैक्टली एंटी एजिंग क्रीम, हाउ डज इट वर्क एंड इज इट एक्चुअली यूजफुल? सी, पहली बात तो एंटी एजिंग क्रीम रिजल्ट देने के लिए जो एंटी एजिंग क्रीम लगा रहा है उसका एज भी मैटर करता है। अगर कोई 25-30 ईयर ओल्ड एंटी एजिंग क्रीम जो मेडिकेटेड है वो लगाए, तो
उसके फाइन लाइंस जो आने वाले हैं वो लेट आएंगे, रिंकल्स जो आने वाले हैं वो लेट आएंगे। Okay. लेकिन ऑलरेडी जिसके फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, ऑलरेडी जिसकी स्किन जैसे 50, 55, 60 के बाद अगर वो सेम एंटी एजिंग क्रीम लगा रहे हैं तो उनके फाइन लाइंस गायब नहीं होने वाले, तो वो थोड़े थोड़े डिमिनिश होंगे। और ऑफ कोर्स उसके साथ सही डाइट और लाइफस्टाइल इनकॉर्पोरेट करना भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या खा रहे हो वो भी Definitely. ज़रूरी है, ताकि वो हेल्प करे आउटर एप्लीकेशन ऑफ क्रीम से। तो सिर्फ क्रीम लगाने से फाइन लाइंस, रिंकल्स कम होना या फाइन लाइंस, रिंकल्स न आना ऐसे नहीं होता है। तो उसमें डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उनका लाइफस्टाइल, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ऐसे नहीं है कि आपको जिम में जाके वज़न ही उठाने हैं। Okay. आप फंक्शनल वर्कआउट करो, आप योगा करो, आप ब्रिस्क वॉक करो, आप सिंपल गार्डन में वॉक कर लो, But उतना give भी some करो। activity to body. यस, सो थोड़ा बॉडी एक्टिविटी होना चाहिए, अच्छा डाइट होना चाहिए। पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, शुगर को अवॉइड करो, रिफाइंड शुगर को। Okay. Yes. ये सब अगर आप फॉलो जो मोस्टली करोगे, बाहर पैकेज फूड्स में वही रहता है सिर्फ। यस वही रहता है। एंड वी सी कि जूस कैंस जो आते हैं एंड जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इट इज़ फिल्ड विद जस्ट शुगर एंड रिफाइंड शुगर। यस, आजकल जो पैकेट फूड मिलते हैं उसमें हिडन शुगर इतना रहता है। हाँ। ब्रेड हमें मीठा नहीं लगता, लेकिन उसमें भी हिडन शुगर है। ओह। ब्रेड में शुगर है। ओके। और जो सॉस होते हैं, जो हम सैलेड में ड्रेसिंग डालते हैं, उसमें कॉर्न सिरप नाम का एक शुगर रहता है, मैल्टोस नाम के शुगर रहते हैं। Yes, तो yes. शुगर के कई दूसरे नाम हैं जो इंग्रेडिएंट में लिखे होते हैं, लेकिन वो लोगों को पता नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो लोग Yes, बिकॉज दे आर कि नॉट वो- अवेयर। बट दीज आर द फॉर्म ऑफ रिफाइंड शुगर शुगर्स जो अपने बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। एंड हार्मफुल। आप फ्रूट खाओ, उसमें नेचुरल नेचुरल शुगर शुगर है, रहता है। तो वो कुछ इतना हार्म नहीं करेगा अपने बॉडी को, वो इनफैक्ट हमें नरिशमेंट देगा। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट, जैसे हम लोग एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज़ को देख के पीपल आर जस्ट इन एन ऑ कि वो लोग शॉक हो जाते हैं कि इवन इन देयर 50s एंड लेट 60s दे आर लुकिंग लाइक वो लोग अपने लेट 30s में है, दे लुक सो यंग। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? पीपल, और मैंने कई सारे पॉडकास्ट के कई सारे लोग से बात किया। अगेन जब हम लोग सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करते हैं, बोटॉक्स के बारे में बात आता है, व्हाट इज़ इट? एंड बिकॉज जब बोटॉक्स के बारे में बात कर ही रहे, अमेरिका और ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में इट इज़ क्वाइट कॉमन, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वाइट कॉमन, एंड पीपल से इट क्लियरली कि I've botoxed my skin, whereas in India it's kind of a taboo. उसके बारे में आपको क्या कहना है, सेलिब्रिटीज़ एंड देयर लाइफस्टाइल ऑफ एंड स्किन केयर एज एन होल? फर्स्ट हम लोग सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे। उसमें यस, सेलिब्रिटीज़ लशर स्किन ऐसे एक मतलब बनी गया है कि मुझे वैसी स्किन चाहिए। तो सेलिब्रिटी स्किन हमें जो दिखती है उसके पीछे सिर्फ उनका स्किन केयर ही नहीं, तो उनका डाइट और लाइफस्टाइल भी रहता है, उनकी मेहनत रहती है। ओके। वो स्किन केयर को सीरियसली लेते ही है, जैसे कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट विजिट उनके रहते ही है महीने में 1 या 2 बार। ठीक है? वो एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स भी लेते हैं। क्या होता है मैम एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स? एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स बेसिकली ग्लूटाथियोन, एस्टाजेंथिन, ये सब एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट होते हैं जो स्किन को हेल्दी रखते हैं, अपना Okay. नेचुरल स्किन कलर है उसको इम्प्रूव करते हैं। एंड इज इट हेल्दी, इज इट हार्मफुल इन एनी वे टू इट्स स्किन? नॉट एट ऑल हार्मफुल। मैंने जैसे बोला कि सही सोर्स होना चाहिए। ओके। ग्लूटाथियोन के कई सोर्स है जो अच्छे नहीं है, लेकिन ग्लूटाथियोन के ऐसे भी सोर्सेज जो बहुत अच्छे हैं। ओके। अगर ग्लूटाथियोन जापानीज सोर्स का है, ओपिटैक जापान, सेट्रिया जापान, तो वो ग्लूटाथियोन बहुत ही अच्छा होता है, नॉट ओनली फॉर स्किन एंड हेयर बट ऑल्सो फॉर बॉडी। अपने इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है और अपने ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ओके। तो ग्लूटाथियोन लेना अच्छा है। ओके। एंड व्हाट अबाउट बोटॉक्स एंड इट्स taboo in India? Botox, it's a basically a Botox is a brand name. उसका ingredient Okay, it's a है, brand name. Yes. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंजेक्शन या ट्रीटमेंट है. हाँ, Botox is a brand name of botulinum toxin. Okay. ये botulinum toxin एक ऐसी दवा है जो बेसिकली स्किन
के मसल्स है, जो स्किन के अंदर जो फेशियल मसल्स है ओके, उसमें दी जाती है, तो वो मसल रिलैक्स हो जाती है। इंजेक्ट किया जाता है। हाँ, वो मसल रिलैक्स हो जाती है, इंजेक्ट करके दिया जाता है बोटॉक्स। तो उसके ऊपर की ओवरलाइंग स्किन है, अगर अंदर की मसल रिलैक्स हुई तो ओवरलाइंग स्किन भी टाइट दिखती है, ओके, क्योंकि वो मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्किन भी झुर्रिया वाली दिखेगी, ओके, और मसल रिलैक्स हो गई तो उसके ऊपर की जो स्किन है वो भी टाइट दिखती है। तो हमारी एक्सप्रेशन लाइंस है, जैसे हमारी फोरहेड लाइंस, जब हम आईब्रो ऊपर करते हैं, कहते हैं। फ्राउन करते हैं, स्माइल करते हैं, तो यहाँ पे जो क्रोस फिट लाइंस आती है, यस, तो ये लाइंस के लिए बोटॉक्स लिया जाता है। ओके, मीजो बोटॉक्स जो एकदम पतले पतले लेयर में देते हैं, वो फाइन लाइंस के लिए भी लिया जाता है। ओके, तो उससे हमारी स्किन थोड़ी टाइट दिखती है। ठीक है, किसी को आईब्रो लिफ्ट करना है, किसी को ऐसे लिफ्टिंग आईब्रोज चाहिए, हाँ, हाँ, तो उसके लिए भी बोटॉक्स किया जाता है। ऑलराइट। सो बट ये चीज़ आपने अगर आपने कई सारे क्लाइंट्स को देखा है, इट इज़ क्वाइट कॉमन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और ये इंडिया में टैबू क्यों है आपको लगता है? लाइक पीपल से शी हैज़ और ही हैज़ बोटॉक्स्ड देयर स्किन। इंडिया में ऑब्वियसली बोटॉक्स दिया जाता है नीडल से, यस, इंजेक्टेबल यूज़ किए जाते हैं। तो इंडिया में लोग नीडल से वैसे भी डरते हैं। नॉर्मल डॉक्टर के पास हम इंजेक्शन जो लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, उससे भी लोग डरते हैं। यस, तो फेस पे इंजेक्शन ऐसे करके हमेशा रिएक्शन आता है, लेकिन जो लोग एक बार लेते हैं वो पेनलेस होता है, ज़्यादा पेन नहीं होता, क्योंकि वो करने से पहले एक नंबिंग क्रीम लगाई जाती है, ओके, जिसके वजह से नम हो जाता है स्किन हाँ, कंप्लीटली, स्किन अपना नंब हो जाता है, तो वो जो छोटे छोटे नीडल्स है वो प्रिक नहीं नहीं करते। करता है। तो एक बार कर लिया तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई नहीं, इतना पेन नहीं होता है, और रिजल्ट भी अच्छा अच्छा है। होता है, एंड ये आपको हर 3-4 मंथ्स में एक बार वापस लेना पड़ता है उसके इफेक्ट्स ताकि लो ना हो, राइट? मैंने कहीं पे रीड किया था। 3-4 मंथ्स बहुत ज़्यादा हो गया, Okay. लेकिन आई ऑलवेज रेकमेंड 7 to 8 मंथ्स में बोटॉक्स को रिपीट करना पड़ता है। ओके, हाँ, तो और उसके साथ साथ हमें बाकी स्किन केयर रूटीन भी रखना है। अगर कोई स्किन केयर रूटीन रख ही नहीं रहा है तो शायद उसका असर 4-5 महीने में ही चला चला जाएगा। जाए। लेकिन अगर आप सही स्किन केयर कर रहे हो, जो हम उनको रेकमेंड करते हैं, फेस वॉश है, डे सीरम है, सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट, और नाइट क्रीम, ओके, ओके, जो फाइन लाइंस और को डिमिनिश करे, स्किन का सेल टर्नओवर बढ़ाए, ऐसी नाइट क्रीम जो एंटी एजिंग क्रीम कहलाती है, Okay. उसको अगर आप यूज़ करो तो बोटॉक्स का रिजल्ट 7-8 महीने तक रह सकता है। ऑलराइट। सो बोटॉक्स के बारे में ये था। सो कहीं ना कहीं अगर नॉर्मल पीपल भी चाहे तो फिर वो एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं जस्ट लाइक सेलिब्रिटीज़, बट हमें डाइट का ध्यान रखना है, हमें स्किन केयर का ध्यान रखना है, एंड देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल जो नेचुरल है, जो उसके मिसकंसेप्शन एक टैबू है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक मेंटालिटी है, विच उसको ब्रेक करके हम डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट? अभी आपने बात किया डाइट का, एंड जब हम डाइट के बारे में बात कर ही रहे हैं, हाउ बिग इज़ द रोल ऑफ डाइट हमारे स्किन केयर में, हमारे स्किन को ग्लो करने में, और क्या ऐसा डाइट हमें प्रेफर करना चाहिए जो थोड़ा टेस्टी भी हो आज के जनरेशन के लिए, और एट द सेम टाइम वो स्किन के लिए हेल्दी भी हो? डाइट ये सबसे बड़ा टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर स्किन बट ऑल्सो फॉर ओवरऑल हेल्थ। जैसे एक छोटी बात बताना चाहती हूँ, अभी मैं आ रही थी तब एक बाजू में स्कूल था, मेरी गाड़ी काफ़ी टाइम तक अटकी थी, क्योंकि Okay. स्कूल के बच्चे बाहर आ रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, तो ट्रैफिक हो गया था। उसके स्कूल के सामने ही एक फ्रूट वाला था जिसके पास संतरा, मौसम्बी, वाटरमेलन था, काट के रखा था। उसके बाजू में एक आइस गोला वाला था। ओके, उसके पीछे ही शॉप था जिसके पास नारियल पानी भी था और कोल्ड ड्रिंक्स के छोटे बॉटल भी थे। ओके, तो जो पेरेंट्स थे जो उनको पिकअप करने आए थे, छोटे बच्चे, मतलब 5th स्टैंडर्ड के अबाउ या आसपास उनके बच्चे, तो ज़्यादा गर्दी गोले वाले के पास थी, जिस पे हरा, पीला, नीला सब कलर वाला गोला था, केमिकल से भरे हुए, केमिकल से भरा हुआ कलर। और कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके भी पी रहे थे, बराबर है। राइट? कोई भी मुझे दिखा नहीं जो वाटरमेलन की प्लेट लेके खा रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम अर्ली एज। हम क्या चूज़ कर रहे हैं? गर्मी है, सबको प्यास लगी है, धूप है, लेकिन हमें क्या लेना चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आइस गोला प्रेफर कर रहे हो ओवर वाटरमेलन, गन्ने का जूस और नारियल पानी, तो वो गलत बात है, और वो भी बच्चों को देने के लिए। गॉट इट। बच्चे को तो फिर वही पसंद होगा। तो हम बच्चों को कलर दे रहे हैं खाने के लिए,
बराबर है। which is वो very harmful. वो शुगर सिरप जो होता है उसमें कलर है, उसमें वो रिफाइंड शुगर है, उससे वो बना है और वो आइस गोले पे डाला है और उसकी वजह से उसको कलर आया है। दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, खाने का मन करता है, लेकिन हमें एजुकेट करना चाहिए बच्चों को कि क्या चूज करना है, बिकॉज बचपन से वो डाइटरी एक प्रेफरेंस हम लोग बिल्ड प्रेफरेंस करेंगे. रखना चाहिए बिल्कुल और वो पेरेंट्स को ही करना चाहिए, तो जाके बच्चा आगे समझेगा। बिल्कुल. एंड मैम आप क्या कहना चाहेंगे, there's अगेन वेरी बिग डिबेट कि हाउ डज कैफीन इफेक्ट आवर स्किन. People in India are a big fan of caffeine. How does caffeine affect our skin? कैफीन इफ यू टेक इन अ फॉर्म ऑफ लाइक ब्लैक कॉफ़ी तो बहुत ही हेल्दी है। हाँ. 2 से 3 कप ब्लैक कॉफ़ी पियो, अगर वो कॉफ़ी अच्छी क्वालिटी की है बिकॉज तो। मैं कई से डॉक्टर्स के पास गया अबाउट जनरल हेल्थ, सो दे डोंट प्रेफर टी, दे डोंट प्रेफर अ लॉट ऑफ कैफीन. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कैफीन इज़ बेटर देन टी फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैफीन मॉडरेशन में लो तो अच्छा है, अगर ज़्यादा लो तो इट इज़ नॉट गुड हाउ डज इट अफेक्ट आवर स्किन मैम? स्किन के लिए। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लो 2 से 3 कप दिन में, हाँ. तो वो अच्छा है बिकॉज इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द स्किन। Okay. ठीक है, Okay. अपना ओवरऑल सर्कुलेशन बढ़ाता है बाय डायलेटिंग अर कैपिलरीज। Got it. तो लेकिन अगर आप ज़्यादा कैफीन लो तो भी अच्छा नहीं है। बिकॉज मैंने देखा है कई सारे लोग जो है लेते हैं एंड दे फॉर्म अ हैबिट ऑफ इट यस एंड देन इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स देयर स्किन एंड देयर हेल्थ. यस, ज़्यादा कैफीन लेने से क्या होता है, पफिनेस भी आ सकता है। ओके. हाँ, Yes, I've water seen a lot of retention। people जो एक बहुत बड़े कॉफी फैन रहते हैं and they have puff skin. They have to take that steam inhalation every day हाँ, after waking up. यस, तो वो पफिनेस भी आ सकता है, वाटर रिटेंशन बढ़ सकता है बॉडी Yes. में। तो Yes. मॉडरेशन में कैफीन लेना ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कैफीन नहीं लेना चाहिए। All right. And what about India's mindset about beauty with fairness? अगर ये फेयर है, इट इज़ ब्यूटी. वाई इज दिस मेंटालिटी? क्या आप ये इनकाउंटर करते हैं ज़्यादा एंड वाई इज इट? आपको क्या लगता है, आपने इतने सारे पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया है, क्या आप ये फेस करते हैं? सी आई फील कि इंडिया में जो मेंटालिटी है अबाउट फेयरनेस, वो अभी नहीं है ज़्यादा जितने पहले थी। Definitely. फेयरनेस को लेके आई पर्सनली लाइक डस्की स्किन, ठीक है। हाँ. तो जो अपना स्किन कलर है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना. अपनी स्किन क्लियर होनी चाहिए, वो हाइड्रेटेड होनी चाहिए, वो Right. ग्लो करनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। राइट. उसका कलर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमें जेनेटिकली मिला है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं मेरे सारे पेशेंट्स को वही कहती हूँ। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि मुझे गोरा होना है हाँ. या मुझे मेरा स्किन कलर फेड करना है, हम्म. तो मैं उनको काउंसलिंग ही करती हूँ। और यस, आपका जो कलर एक्स्ट्रा टैन है या एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन है स्किन पे, उसको हम उसको हटा हटा सकते सकते हैं। हैं. राइट. लेकिन अगर आपकी स्किन डार्क है और आपको एकदम वाइट करनी है, तो वो गलत बात है। वो हमें कंसेप्ट ही हटाना चाहिए और उसके लिए बिल्कुल. काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जो करना चाहिए। अगर कोई भी मेडिसिन भी लो उसका हैवी आईवी लो एंटीऑक्सीडेंट के, तो थोड़ा स्किन लाइट होता भी है, Right. लेकिन फिर भी उसको एक काउंसलिंग करके एक मुकाम पे लाना ज़रूरी है कि अपनी जो स्किन है उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन उसको हेल्दी बनाओ, उसको थोड़ा ग्लो हाइड्रेशन लाओ, लेकिन कलर के लिए अपनी स्किन को इन्फेरियर ना समझो। All right. And I'm finally coming to our final topic for the day, hair and scalp. Right? आज के रेट पे we see youngsters like late teen में 20s में है and they are उनका जो हेयर है वो ग्रेइंग स्टार्ट हो जाता है. वी सी मैनी वुमेन जिनका कहीं ना कहीं हेयर बहुत ज़्यादा बचपन में था, बट एज दे ग्री ओल्डर उनका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया, डैंड्रफ होना स्टार्ट हो गया. एंड स्पेशली फ्रॉम द साइड आई कम, वहाँ पे हेयर को ऑयल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है. सो आपका क्या कहना है ओवरऑल स्कैल्प एंड हेयर हेल्थ के बारे में और ऑयलिंग के बारे में टू हेयर? सी हेयर थिनिंग, पहली बात तो हेयर थिनिंग और हेयर फॉल 2 प्रकार का होता है। एक तो है जो नॉर्मल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या किसी हेल्थ डिसऑर्डर के वजह Okay. से हो सकता है, केमिकल ट्रीटमेंट करने के वजह से हो सकता है। और दूसरा एक कारण है हेयर फॉल का, वो है जेनेटिक। तो Alright. जेनेटिक हेयर फॉल हेयर थिनिंग भी होती है। ऑल राइट. सारे हेयर फॉल में हेयर न्यूट्रिशन मैटर करता है, आप क्या खा रहे हो, कितने विटामिन्स है आपके बॉडी में,
वो रोल प्ले करते ही है आपकी हेयर हेल्थ के लिए, ऑल राइट. ठीक है. तो जेनेटिक जो है हेयर फॉल है और हेयर थिनिंग है, उसको हमें कैसे पोस्टपोन करना है और लंबे एज तक हमें कैसे अपने हेयर मेंटेन करने हैं वो देखना चाहिए. तो हमें यंग एज में ही सही डाइट रखना चाहिए जिसमें हम सारे विटामिन्स ले. हेयर विटामिन्स भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा हेयर विटामिन्स, और कुछ मल्टी पेप्टाइड सीरम लगाने से हमारे स्कैल्प का सर्कुलेशन सही बना रहता है, जिसके वजह से हम हेयर लॉस को पोस्टपोन कर सकते हैं जेनेटिक हेयर लॉस के प्रॉब्लम में. ओके. और जिनका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिनको जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, तो उनका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या कोई हेल्थ डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की, वो कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ओवर एक्सपोज केमिकल को कर रहे हैं अपने बाल पे, तो उनको भी हेयर फॉल हेयर थिनिंग की तकलीफ है. तो हमें वो चीज़ें एनालाइज करके उसको अवॉइड करना है. ओके. एंड यंगस्टर्स जो हेयर ग्रेइंग, जो मेलेनिन प्रोडक्शन, जहाँ तक मैंने सुना है कि हेयर जब ग्रे होना स्टार्ट होता है जब मेलेनिन प्रोडक्शन लो होता है, राइट? हेयर में मेलानोसाइट सेल्स भी रहते हैं. ओके. जब हेयर का सेल फॉर्म होके हेयर ऐसे ग्रो होता है, तो नीचे जो फॉलिकल रहता है स्किन में, जहाँ पे हेयर सेल्स बनता है और हेयर ग्रो होता है, वो जो फॉलिकुलर सेल्स में मेलानोसाइट सेल्स रहते हैं जो मेलानिन पिगमेंट को बनाते हैं. ओके. अभी ये मेलानोसाइट सेल्स एजिंग के हिसाब से काम करना कम कर दे, तो वो एजिंग के हिसाब से यानी 40 के बाद थोड़े हेयर ग्रे होना नॉर्मल है. लेकिन यंग एज जैसे 10-11 साल की उम्र में भी अभी ग्रेइंग दिखाई देता है उनको भी बच्चों होता है आज में. के रेट पे? हाँ, हो Okay. रहा है. बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मेलानोसाइट सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करते और वो बाल को कलर नहीं देते जब बाल रूट से बंध रहा है. तो वो जब कलर बाल को नहीं मिलता है तो वो बाल थोड़ा ग्रेइश दिखने लगता है, ब्राउनिश दिखने लगता है और धीरे धीरे वाइट होने लगता है. ओके. तो बच्चों में सिर्फ उनको सही न्यूट्रिशन दो, उनको कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन है या मल्टीविटामिन सिरप दो इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट फॉर फ्यू मंथ्स. लेकिन ये लाइफ टाइम ले सकते हैं क्या? नहीं. तो उसको सही खाना दो खाने, जैसे फ्रूट्स है, सही मिलेट्स फ्लोर, जैसे अपने जो ग्रेन्स है जो हम घर का ट्रेडिशनल खाना बनाते हैं, वो सब्जियां, ये सारे हम देंगे उनको, तो उनको विटामिन्स जो है इसेंशियल वो मिलेंगे और मेलानिन प्रोडक्शन अच्छा होगा और उसकी वजह से वो रिवर्स भी हो सकता है. तो बच्चों में मैंने तो रिवर्सल देखा ही है कि मैं उनको ऐसी तरीके से ट्रीट करती हूँ कि उनको विटामिन सप्लीमेंट इनिशियली और बाद में उनको सही डाइट और थोड़ा उनका काउंसलिंग करने के बाद हेयर जो ग्रेइंग हो रहे थे वो रिवर्स भी होते हैं. सो यंग एज में इफ इट्स ग्रेइंग देन डेफिनेटली इट कैन बी अ साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. यस यस. All right, so nutrition बहुत ज़्यादा ज़रूरी है if we are facing graying. There can be many reasons of course, ये but जेनेटिक भी एक रीजन genetic भी हो है, सकता लेकिन है. हम लोग जरूर पोस्टपोन कर सकते हैं इमैच्योर हेयर ग्रेइंग को. All right, ma'am. Finally, any tips for our viewers to start today or as soon as possible for skincare? या तो फिर just to begin before they visit a dermatologist, आपका क्या रहेगा कि बेसिक कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्टली? सी, सबसे पहले स्किन कंसर्न स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी. राइट. प्यूबर्टी एज क्या है? जैसे 6 स्टैंडर्ड, 7, 8 स्टैंडर्ड, 12-13 एज के अराउंड. हाँ 12-13 एज के अराउंड. तो वो एज में ही मेनली बच्चे फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं. राइट. उनको घर की रोटी सब्जी से ज़्यादा, फ्रूट से ज़्यादा बाहर का बर्गर, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा. ज़्यादा पसंद है. तो हमें थोड़े डाइटरी चेंजेस लाने चाहिए. अब महीने में एक बार खाओ नो प्रॉब्लम, लेकिन रोज़ के खाने में आपको सही खाना खाना चाहिए. ठीक है. अगर आपको बाहर का खाना पड़ रहा है तो वाइसली चूज़ करो. जैसे आप साउथ इंडियन फूड को चूज़ करो जो फ्रेशली मेड है ओवर अ चाइनीज़ सॉस में कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स होते हैं, तो हमें वो नहीं खाना चाहिए. चाइनीज़ कैन बी हार्मफुल फॉर हाँ, us. और मैम मैंने कई बार सुना है साउथ इंडियन फूड जो है, साउथ इंडियन स्पेशली बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं. व्हाई इज इट साउथ इंडियन जस्ट फ्रेशली मेड, और कुछ भी रीज़न है साउथ इंडियन फूड के प्रेफरेंस क्या? साउथ इंडियन फूड इज़ बेसिकली अ फुल मील, वेल बैलेंस्ड मील, ओके. जिसमें प्रोबायोटिक भी होते हैं बिकॉज इट इज़ फ्रेशली फर्मेंटेड. राइट. तो उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं विच इज़ गुड फॉर आवर गट. ओके. एंड स्किन हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम गट हेल्थ. राइट. राइट.
एंड उसमें जो वेजिटेबल जो सांबार होता है, चाहे उसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल्स होते हैं, लेंटिल्स है तो उसमें प्रोटीन मिलता है, Right. कोकोनट चटनी है तो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है, दैट इज़ Right. ऑल्सो गुड फॉर स्किन, एंड इट इज़ फ्रेशली मेड. Yes. उसमें तो हम कलर वलर तो कोई नहीं ऐड डालता नहीं करते. है ना. और जो बाकी डोसा इडली जो भी है साउथ इंडियन, इट इज़ ऑल फ्रेशली मेड. देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी एक्स्ट्रा कलर और प्रिजर्वेटिव्स. Yes. चाइनीज हम लाइव काउंटर पे भी खाते हैं, जैसे Yes. वो लाइव काउंटर पे बनाते हैं, नूडल्स और हाँ, बना के noodles. देता है, लेकिन जो सॉस अंदर पोर कर रहा है कलर कढ़ाई से में, भरा हुआ है कंप्लीटली वो वो. सॉस कलर से भरा हुआ है. पहली बात तो प्लास्टिक कंटेनर में है जिसको प्रेस करके वो सॉस डालते हैं, बराबर. राइट. अभी चाइनीज सॉस में है क्या, आइदर इट इज़ एसिडिक और अल्कलाइन. विनेगर अल्कलाइन है, ओके. ठीक है, आइदर इट इज़ एसिडिक राइट. और बाकी दूसरे सॉस है. तो ये जो सॉस है जिनका पीएच नॉर्मल नहीं है, तो वो प्लास्टिक पॉलीमर से भी रिएक्ट करता है. मैम जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, पीएच इज द लेवल ऑफ एसिडिटी. जो एसिड एसिडिटी और हम लोग अल्कलाइन, जैसे 7 है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है. यस. लेकिन 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो वो अल्कलाइन है. अल्कलाइन है. यस. तो वो एसिडिक और अल्कलाइन नेचर जब प्लास्टिक बॉटल्स में पैक है कई सारे महीने, और बाद में छोटे छोटे बॉटल्स, बाद में वो चाइनीज़ की गाड़ी पे आएगा और वो चाइनीज़ बनाएगा. राइट. तो सोचिए कि वो जो है सॉस, वो प्लास्टिक बॉटल में है, तो कितना रिएक्शन होता रहेगा प्लास्टिक पॉलीमर्स और वो सॉस का, और वो Definitely. हमारे पेट में जा रहा है. सो हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लास्टिक के एलिमेंट्स को हम लोग इनटेक कर रहे हैं. प्लास्टिक पॉलीमर्स भी हम पेट में डाल रहे हैं. हमारे केचप की बॉटल्स देखो फ्रिज में, वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू हैव अ टोमेटो केचप, ऑलवेज प्रेफर ग्लास बॉटल, Glass और bottle. छोटी बॉटल लेके आओ जो जल्दी ख़त्म हो, जो फ्रेशली पैक हो. ठीक है. सो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमारे लाइफ को. राइट. यस यस. एंड मैम आप कोई मॉइस्चराइजर से प्रेफर करते हैं कि टू बिगिन लाइक टू मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश कोई बिगिन करने के लिए प्रेफर करते हैं? यस. फेस वॉश तो स्किन के हिसाब से होता है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको माइल्ड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है, टी ट्री ऑयल है, जेंटल फेस वॉश यूज़ करना चाहिए. Okay. अगर ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, कॉमेडॉन्स या पिंपल की तकलीफ है तो. ओके. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, Alright. जिसमें सेरामाइड्स हो, हाइलोरोनिक एसिड हो, तो वैसे फेस वॉश यूज़ करने चाहिए. मॉइस्चराइज़र, सीबम कंट्रोल मॉइस्चराइज़र आता है जो रहता है फॉर ऑयली स्किन, ठीक है, और वो कॉमेडोजेनिक नहीं होता, वो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को फॉर्म होने नहीं देता. और एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र होता है जो सेरामाइड बेस होता है, और वो स्किन को काफ़ी हाइड्रेट करता है, तो वो ड्राई स्किन के लिए है. ओके. रही बात कॉम्बिनेशन स्किन की, तो कॉम्बिनेशन स्किन को दोनों भी प्रोडक्ट ऑन एंड ऑफ चल जाते हैं, जो माइल्ड है. एंड SPF, ये 3 चीज़ें तो हमें करनी चाहिए, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और SPF. SPF जैसे हमारी बातें हुई कि फिजिकल सनस्क्रीन, मिनरल Mineral सनस्क्रीन sunscreen. को प्रेफर करो ओवर अ केमिकल और सनस्क्रीन. कोई भी ब्रांड को ट्रस्ट नहीं करना है. यस, कोई मतलब रैंडमली ट्रस्ट नहीं Randomly करना trust है, नहीं करना है. हमेशा रेकमेंडेड सनस्क्रीन ही लेना है. वैसे तो सारे पैक पे डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए Approved अप्रूव्ड, रहता है. रेकमेंडेड लिखा Right. रहता है, लेकिन फिर भी आप पर्सनली जाके मिलो हम्म. और स्किन रूटीन लो तो ज़्यादा बेहतर बेहतर रहेगा. रहेगा. डेफिनेटली. एंड मैम कॉस्मेटिक्स भी हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी रहते हैं. राइट. सो उनसे हम लोग एक बार एक काउंसिल कर सकते हैं अबाउट द कॉस्मेटोलॉजी वुमेन एंड मेन यूज. यस, अगर उनको इन डेप्थ नॉलेज है ये टॉपिक के बारे में, तो आपको सही कॉस्मेटिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन एक्सपर्ट, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने करने हैं. चाहिए. Definitely. Thank you very much, ma'am. And finally, we'll have our myth versus truth round. This is a 1 minute round जहाँ पे आपको एक मैं स्टेटमेंट दूंगा, वो स्टेटमेंट को आपको या तो मिथ में कैटेगराइज करना है या तो ट्रुथ में कैटेगराइज करना है, एंड आपको 1 लाइन ऑफ रीजनिंग देना है उसके पीछे. रेडी मैम? यस. All right. So, myth versus truth. The first statement is washing your face more than twice a day prevents breakouts. Myth or truth? It's a myth. Okay. Washing your face more than 2 times a day, it's not compulsory to wash 2 times a day. Okay. Basically, you can use twice a day also and maintain your skin and prevent breakout. Breakouts. All Because right. overwashing will lead to over drying. Over dryness. Second statement, applying an ice cube to a fresh spot, pimple or acne can reduce redness and swelling. Myth or truth? Yes, redness and swelling is mainly because of inflammation of that particular part.
जो पिंपल से भी आ सकता है, जो एलर्जी से भी आ सकता है, जो एक इंजुरी से भी आ सकता Okay. है। तो जब आप आइस क्यूब लगाते हो तो वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वैस्कुलैरिटी कम होता कम हो है। जाता है, जो ब्लड फ्लो है। हाँ, ब्लड फ्लो है वो कम होता है, तो वो थोड़ा उसको सेटल करता है। तो आइस क्यूब इन फ्यू these lesions you can apply. So it's a truth. Yes, it's true. All right. Third one, scrubbing with a rough facial scrub gives a deeper, better clean. Truth or myth? It's a myth. Rubbing with a harsh scrub will damage skin barrier. उससे स्किन में पोर्स हो सकते हैं, सुपरफिशियल इंजुरीज होके स्किन सेंसिटिव हो सकती है। तो स्क्रब एकदम डीपली नहीं करना चाहिए, घिस घिस के नहीं करना चाहिए, हार्शली नहीं करना चाहिए। Okay. एकदम फाइन स्क्रब हो, उससे जेंटल मसाज से भी स्किन स्क्रब होके हम डेड स्किन एक्सफोलिएट कर सकते हैं। All right. Changing a pillowcase frequently keeps acne at bay or prevents acne. Truth or myth? पिलो कवर हैज़ टू बी क्लीन, दैट्स Okay. इम्पॉर्टेंट। लेकिन उसको कैसे क्लीन मेंटेन करें, तो आप एक क्लीन टॉवल स्प्रेड करो एवरी डे, 1 नैपकिन टॉवल ऑन अ पिलो Okay. एंड स्लीप। क्योंकि क्या रहता है, हम फेस को घुमाते हैं सोते हैं, तब Right. हमारा जो ऑयल प्रोडक्शन फेस पे होता है वैसे ही स्कैल्प में होता है। स्कैल्प में कभी कभी डैंड्रफ रहता है, तो वो पिलो पे लग जाता है, और जब हम फेस घुमाते हैं तो फेस पे भी डिपॉजिट हो सकता है। सो Okay. टू प्रिवेंट दैट, यू नो, सो मेनी डेज के पिलो कवर्स रहते हैं, तो एक नैपकिन टॉवल डाल दो और रोज धोने में डाल दो। सो 7 डेज में एक बार पिलो कवर चेंज हो सकता है, लेकिन नैपकिन तो रोज धुल सकता है। रोज हो सकता है. So it's a truth. Yes. At frequently change it can Yes. benefit. Okay. Yes. Next, smearing टूथपेस्ट. जो टूथपेस्ट अगर हम लोग स्पॉट पे पिंपल पे लगाते हैं, सो इट कैन ड्राइट आउट ओवरनाइट और इट कैन इफेक्ट इट एज इन अ बेटर वे, गुड वे. सी, पहले के ज़माने में जो टूथपेस्ट होता था उसमें ट्राइक्लोजन करके होता था। जो Okay. ट्राइक्लोजन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल है, तो उसके वजह से थोड़े, उसके एक्शन के वजह से थोड़ा पिंपल छोटा होना या कम होना होता था। आजकल के टूथपेस्ट में उसमें नहीं होता ट्राइक्लोजन है. नहीं होता है, तो ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा अगर आप पिंपल पे लगाओगे तो सही एंटीबैक्टीरियल जेल जो है, जो पिंपल के लिए बनी है, उसको अगर आप स्पॉट एप्लीकेशन करो तो तो पिंपल कम हो सो जाएंगे। आज के जनरेशन के लिए मिथ है, Yes, राइट? it's a myth. ओके. नेक्स्ट, मॉइस्चराइजिंग ऑयली स्किन ओनली मेक्स इट ऑयलियर. दिस वाज द अगेन डाउट तो मुझे था पर्सनली जब मैंने स्टार्ट किया था स्किन केयर. सो इज इट अ मिथ और ट्रुथ? See, there are 2 types of moisturizer. Right. एक है सिबम कंट्रोल मॉइस्चराइज़र और एक है ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र। तो Okay. दोनों मॉइस्चराइज़र अलग होते हैं। तो ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज करना चाहिए, ठीक है? तो उसको सही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए जो सिबम को रेगुलेट करे। Okay. यानी सिबम प्रोडक्शन को हमें बंद नहीं करना है। Right. अगर हम मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो स्किन ओवर ड्राई हो सकती है, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन में हम एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो Right. उसको भी मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। तो ऑयली स्किन के लिए सही मॉइस्चराइज़र, सिबम बैलेंसिंग मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है। Okay. The next one is you can skip moisturizer if you have acne prone skin. Myth or truth? इट्स अ मिथ, यू कैन नॉट स्किप मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अगर हम फेस वॉश से एक्सफोलिएट कर रहे हैं, फेस वॉश जिसमें सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, कभी कभी बेंजोइल पेरोक्साइड, ये सारे इंग्रेडिएंट है, तो स्किन ओवर ड्राई हो सकती है। तो हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही है। मोस्ट ऑफ द एक्ने पेशेंट का ड्राई स्किन होता है अराउंड माउथ, तो सही मॉइस्चराइज़र जो सिबम को कंट्रोल करे, नॉन कॉमेडोजेनिक हो, यानी एक्ने फॉर्म ना करे, वैसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर एवरी फेस वॉश। All right. Wearing sunscreen daily stops acne scars from darkening. ऑफ कोर्स वेयरिंग SPF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ने स्कार होते कैसे हैं? जैसे पिगमेंटेड स्कार्स है जो एक्ने, इन्फ्लेम्ड एक्ने की वजह से होते हैं, Right. क्योंकि अपने रूम में काफ़ी सारे ब्लू रेज है, सन रेज है बाहर जाने के बाद, Right. तो उससे PIH हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। Right. तो ये PIH की वजह से वो दाग दिखता है। Okay. तो अगर हम उसको SPF से कवर करेंगे तो ये रेस का असर कम होगा, तो जो फेड होगा दाग वो फास्ट फेड होगा, तो एक्ने स्कार ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं नहीं। एक्ने आने के बाद। Yeah. यस, ऑफ कोर्स। Okay. Finally, DIY lemon juice masks are always safe and brighten dull skin. Myth or truth? लेमन जूस हैज़ अ सिट्रिक एसिड, तो थोड़ा बहुत ब्लीचिंग इफेक्ट होता है, बट इफ़ यू आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड लेमन जूस ऑन फेस, इट कैन बर्न योर स्किन, Okay. क्योंकि इट इज़ अ एसिड, इट्स अ सिट्रिक एसिड। तो अगर लेमन जूस को आप रब करके, अगर आप सही उसको बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं दोगे, तो इट कैन बर्न स्किन।
उसको मॉडरेशन में किसी में मिक्स करके लगाए और 1-2 मिनट रख के क्लीन करे तो वो थोड़ा कुछ नहीं। ब्लीचिंग इफेक्ट दे के थोड़ा स्किन को टैन रिमूव कर सकता बट है। डेफिनेटली रिस्क लेना इट्स नॉट रियली ऑफ वर्थ। कोर्स ये रिस्क नहीं लेना है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं तरह तरह के वीडियो देख के Right. इंस्टा और यूट्यूब पे, लेकिन ये नहीं करना है। नहीं करना चाहिए। All right, ma'am. So with this, we have our end of the podcast for today. Thank you very much for your time, and I am very sure हमारे viewers को बहुत कुछ आज सीखने मिला है about dermatology, skin care and कई सारे misconceptions clear हुए because dermatology भले ही trending हो लेकिन वो इतना ज़्यादा as you said अभी form में है, तो कहीं ना कहीं मिसकनसेप्शंस भी है। लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट को फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेट पे चाहे कोई भी टॉपिक हो, इन्फ्लुएंसर्स का एक्सपर्टीज होता ही है हर टॉपिक में। सो आज हमें एक एक्सपर्ट से सुनने मिला एंड डेफिनेटली एवरीवन कैन फॉलो डॉक्टर कोमल जानी जी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, राइट? Instagram and Yes. YouTube, and we hope that we'll meet again and discuss more about dermatology, right, ma'am? Sure. Thank you very much. Thank With you this, so much. Namaste everyone, Jai Jagannath, and we'll meet in the next time, in the next episode for the Aryan Sabbath podcast. Thank you very much.